स्कूल के दिन खत्म होने वाले थे। क्लास में हर तरफ उदासी फैली हुई थी। हर किसी को स्कूल छोड़ने का दुख था। आंखें उदास थी, खास तौर पर अस्मा की आंखें अफसुर्दा थीं। अस्मा हमारी क्लास में सबसे ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी। 2 साल हुए थे वो हमारी क्लास में आई थी और फिर देखते ही देखते वो मेरे दिल में बस गई। उसे देखे बगैर जब मुझे चैन नहीं आता तो एक दिन मैंने समझ लिया कि अस्मा से मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी। डरता था कि कहीं बुरा ना मान जाए। आज स्कूल में आखिरी दिन था। आज तो मैं अस्मा को कहकर ही रहूँगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि सर कासिम की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज स्कूल में आप सबका आखिरी दिन है। आप सबको स्कूल छोड़ने का दुख तो होगा, लेकिन हमारी दुआ है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसके साथ ही मेरा इरादा है कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जाए जो हम सब के लिए यादगार रह जाए, जिसे हम सब बरसों याद रखें और ये हसीन यादें हम सबको एक दूसरे की याद दिलाती रहेंगी। जी सर। पूरी क्लास बैक वक्त बोली। सर कासिम ने मुझे पुकारा। जी सर। आपका क्या ख्याल है? जी सर, अच्छा ख्याल है। हम सब के पास आपकी सबक आमोज़ बातें होंगी। मैंने कनखियों से अस्मा की तरफ देखा। तो डन, परसों हम सब खंडरा हवेली देखने चल रहे हैं। आप सब तैयार होकर आएं। सर, खंडरा हवेली के मुतालिक कुछ लोगों से सुना है कि वो आसेब ज़दा है, अस्मा ने कहा। अरे ऐसा नहीं, लोगों का खाम ख्याल है। हवेली के साथ साथ सारा इलाका बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। मैं भी बाहर जा रहा था कि मुझे लगा कि जैसे अस्मा ने मुझसे कुछ कहा हो। मैंने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन अस्मा वहाँ नहीं थी। मैंने खुद को मलामत की। कितना अजीब हो गया हूँ मैं कि हर तरफ मुझे अस्मा दिखाई देती है। ट्रिप पर ज़रूर अस्मा को हाले दिल सुनाऊंगा। घर पहुंचकर हमेशा की तरह मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अदनान, मत जाना खंडरा हवेली में, मत जाना। कोई नादीदा आवाज़ गूंजी। अदनान, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अस्मा? मेरी चीख बेसाख्ता थी। क्या हुआ बेटा? मेरी वालिदा दौड़ी चली आई। क्या हुआ अदनान बेटा? कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ अम्मी, बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बेटा दरूद पाक पढ़कर सो जाओ, अम्मी ने मुझसे कहा। जी अम्मी। सुबह उठा तो मेरी तबीयत हशाश बशाश थी। वक्त मसरूफियत में गुजरा। सामान पैक करके मैं दोस्तों से मिलने के लिए अभी घर से निकला ही था कि जैसे मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जैसे कयामत का मंजर हो। मेरे रग रग में अजियत भर गई। अस्मा रिजवान के साथ थी और दोनों खुशगपियों में मसरूफ जा रहे थे। रिजवान ने तो कभी बताया नहीं। मैंने खुद कलामी की। अस्मा और रिजवान एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। हाय अदनान, रिजवान की चहकती आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं चौंका। कैसा है तू, नज़र नहीं आता? रिजवान ने शिकवा किया। बस यही होता हूँ, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। और सुनाओ अस्मा, क्या हो रहा है? मैंने अस्मा से कहा। तुम और रिजवान साथ साथ? तुम दोनों की तो बिल्कुल नहीं बनती थी ना? हाँ यार, रिजवान मुस्कुराया। रिजवान की आवाज़ में खुशी थी और मेरा दिल कर रहा था कि खुद को शूट कर दूं। फिर मैंने अस्मा की तरफ देखा। उसकी तो आंखों में सितारे रोशन थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसकी खुशी बर्बाद कर दूं, मगर मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो तुम दोनों को। ट्रीट कब दे रहे हो? क्यों नहीं, ज़रूर देंगे। ट्रिप पर ज़बरदस्त सी ट्रीट ले लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये कहकर मैं लंबे लंबे डग भरता चला गया। मैं घर पहुंचा तो मेरी अम्मी बरामदे में बैठी थी। मैं पास से गुजर रहा था कि मुझे जोर का चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अदनान, क्या हुआ तुम्हें? नौरीन, बेटा नौरीन, वो चिल्लाई। डॉक्टर को फ़ोन करो, अदनान को क्या हो गया है? हाय मेरा बेटा, बेटा आंखें तो खोलो। माँ सिसक पड़ी। डॉक्टर के आते ही अम्मी बोली, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? कुछ नहीं, शायद इन्हें कोई सदमा पहुंचा है। मेरे बेटे को क्या सदमा हो सकता है डॉक्टर साहब? ये तो बहुत खुश रहता है। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, कुछ दवाएं लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें वक्त पर देते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, अम्मी ने बोला। मैं गनूदगी में था। रात के 2 बजे का वक्त होगा कि अचानक मेरे कानों में वही नादीदा आवाज़ गूंजी, माताओ खंडरा हवेली, मुझे बचाओ अदनान, प्लीज़ मुझे बचाओ।
अस्मा, और मैं फिर घबरा कर उठ बैठा। ये ख्वाब कोई सच तो नहीं, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? ओह, मैं क्या करूं? अगर अम्मी को बताता हूं तो वो जाने नहीं देंगी, दोस्तों को बताऊंगा तो वो मजाक उड़ाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये ख्वाब सच हो, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना। मैंने खुद को तसल्ली दी और दरूद पाक पढ़कर सो गया। अगली सुबह हंगामा खेज थी। नाश्ता करने के बाद जब मैं घर से निकलने लगा तो अम्मी बोली, अदनान बेटा, अपना ख्याल रखना, वहां पहुंचकर ज़रूर मोबाइल से खैरियत की खबर देना, और हाँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अम्मी, मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पहुँचते ही आपको कॉल कर दूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा बेटा, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। सारे स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच चुके थे। जब मैंने स्कूल में कदम रखा तो एक ने कहा, अदनान कहाँ रह गए थे, चलो बस में बैठो। स्कूल की बस खंडरा हवेली की तरफ रवां दवां थी। सब हंसी मजाक में लगे हुए थे, लेकिन मैं सबसे अलग बैठा था। मेरे जहन में वो ख्वाब और अस्मा की चीख गूंज रही थी। शाम तक हम सब खंडरा हवेली के पास पहुंच चुके थे। वहां होटल पहले से बुक था। रिजवान, आसिम और मुझे एक ही कमरा मिला। सोनिया और अस्मा एक कमरे में थीं। सोनिया अस्मा से कह रही थी, यार ये अदनान को क्या हुआ है, बहुत चुप चुप है। पता नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं लिया। अस्मा ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे अलावा उसको कौन नोटिस करता है। सोनिया शरारत से बोली। रात के 2 बजे का वक्त था और मैं गहरी नींद में था कि मुझे वही नादीदा आवाज सुनाई दी, तुम्हें मना किया था कि मत आओ, अब तुम सब मारे जाओगे। मैं घबरा कर उठ बैठा। क्या राज है आखिर इस ख्वाब में? मैं सोच सोच कर थक गया। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकल आया ताकि खुली हवा में सांस ले सकूं कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं कमरे में वापस आया और सो गया। सुबह नाश्ते से फारिग होकर सब लोग हवेली देखने गए। हवेली बहुत शानदार थी। उसका एक हिस्सा बंद था जहां लिखा हुआ था, यहां आना मना है। अस्मा ने कहा, सर ये जगह खोले ना, मुझे तो लगता है ये कोई खास जगह है। नहीं बेटा, जब लिखा हुआ है कि मना है तो इसे खोलना ठीक नहीं ना। जी सर, वो कहने लगी, मगर उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि आखिर यहाँ क्या है। खैर, सब ने बहुत इंजॉय किया। रात हुई और मैं खाना खाकर सो गया। वही वक्त, वही आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी। नींद उड़ चुकी थी। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब देखा कि रिजवान बिस्तर पर नहीं था। कहाँ जा सकता है ये? मैं परेशान हो गया। बाहर गया होगा, अभी आ जाएगा, मैंने सोचा। उधर रिजवान और अस्मा खंडरा हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। अस्मा, क्या हमें जाना चाहिए इतनी रात में? रिजवान खौफजदा था। ओ कम ऑन यार, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर चलो, हम देखें तो सही इसमें क्या है। फिर चरचराहट की आवाज से हवेली का दरवाजा खुला। दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े, मगर दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। अब इसको तोड़ें कैसे? अस्मा ने कहा। खैर, किसी तरह रिजवान ने ताले को तोड़ा और वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अस्मा, कहाँ हो तुम? रिजवान ने अस्मा को आवाज दी और फिर अस्मा रिजवान से लिपट गई। रिजवान, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, अस्मा बोली। रिजवान ने वहां अस्मा की इज्जत लूटी, गला दबाकर मार दिया और फिर वापस आ गया। सुबह सोनिया घबराई हुई आई। सर, अस्मा अपने कमरे में नहीं है। क्या? रिजवान ने कहा। कहीं बाहर होगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। सोनिया बोली। सुबह से दोपहर हो गई, सब परेशान थे। हर जगह अस्मा को ढूंढा गया मगर वो ना मिली। सर, खंडरा हवेली के पास से अस्मा का ये इयररिंग मिला है। आसिम दौड़ता हुआ आया। हाँ, ये तो अस्मा का ही है। सोनिया, तुम्हें कुछ पता है अस्मा कब बाहर गई थी? नहीं सर, रात को तो हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए थे, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, सोनिया ने कहा। शाम के बाद रात हो गई, अस्मा का कहीं पता नहीं था। सभी बेचैन थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई आवाज दे रहा है। मैं उठ बैठा। वाज़े आवाज थी, अदनान, तुम सो रहे हो? मुझे बचाया क्यों नहीं? ओह, ना जाने मेरे कान क्यों बज रहे हैं। मैंने फिर सोचा। मैं सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उसी वक्त एक हेौला कमरे में दाखिल हुआ और उसने नुस्वानी सूरत इख्तियार कर ली। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए देखा तो वो अस्मा थी। रिजवान अपने बिस्तर पर सो रहा था। अस्मा ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया तो रिजवान की आंखें बाहर को उबल पड़ी।
वो चीखने लगा, अस्मा मुझे माफ कर दो। वो घिघिया रहा था और फिर देखते ही देखते अस्मा की रूह ने रिजवान का गला दबाकर उसको मार दिया, फिर उसकी लाश को उठाकर होटल से नीचे फेंक दिया। अदनान उठो, आसिम रो रहा था। क्या हुआ आसिम? यार रिजवान को किसी ने मार दिया है। रिजवान की लाश मस्क हो चुकी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। कुछ देर में वहां पुलिस आ चुकी थी। पूछगछ के बाद वो लाश लेकर चले गए। सब के सब परेशान थे। पहले अस्मा गायब हुई, अब रिजवान का कत्ल। ये सब क्या हो रहा है अदनान? मैं कल ही वापस जाना चाहती हूँ, सोनिया ने रोते हुए मुझसे कहा। डोंट बी सिली सोनिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब में खौफ फैल चुका था। रात का पहर था। अस्मा की रूह टीचर्स के कमरे की तरफ गई और बोली, मैं सबको मार दूंगी। सर ने सहमे हुए लहजे में पूछा तो उसने सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह सबके लिए हंगामा खेज थी। लड़कियां खौफ से रो रही थीं और फिर हम सब खौफजदा हालत में रात ढलते ही वापस लौट आए। मैं अब सोनिया का ख्याल रखने लगा था। मैंने, आसिम ने और सोनिया ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। हम अस्मा को भूल नहीं पाए थे। कॉलेज शहर में था और मैं गांव में रहता था। हर रोज मैं मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता था। आज भी मैं घर जा रहा था और सोनिया के मुतालिक सोच रहा था जिसने मुझे आई लव यू कहा था। सोनिया अच्छी लड़की है, मैंने सोचा। अचानक मैंने ब्रेक लगाई। सड़क पर एक लड़की पड़ी हुई थी। मैंने पास जाकर देखा, लड़की औंधी पड़ी हुई थी। मैंने उसे सीधा किया तो मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई, क्योंकि वो अस्मा थी। मैं भाग कर गया। करीब के नहर से पानी लाकर अस्मा के मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वो होश में आ गई। अस्मा तुम यहाँ? अदनान, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। मैं 7 दिन वहां रही, फिर किसी तरह भाग गई। मैं होटल आई तो पता चला तुम लोग वापस चले गए थे। तो फिर मैं घर आई। भाई ने धक्के मारकर निकाल दिया कि जहां से मुंह काला करके आई हो वहीं चली जाओ। अब मैं क्या करूं? वो ये बोलकर ज़ारों कतार रोने लगी। मैंने उसकी बातों का एतबार कर लिया। तुम मत रो अस्मा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। क्योंकि मेरी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी थी, उसे मैंने बाइक पर बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। मैं ये सब कुछ भूल गया कि किस तरह होटल में मेरे कमरे में एक ह्योला नमूदार हुआ। उसने अस्मा की शक्ल इख्तियार की और रिजवान का गला दबाकर मार दिया, और टीचर्स को भी वो नजर आई। खैर, दरवाजे की घंटी बजाई तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला और झट बोली, अदनान बेटा इतनी देर क्यों लगाती? और फिर जब उनकी नज़र अस्मा पर पड़ी तो वो मेरी तरफ देखने लगी। अम्मी, ये अस्मा है। अच्छा, ये अस्मा है, आओ बेटा अंदर आ जाओ। अम्मी, अस्मा के वालिदैन मर गए हैं, ये अकेली है, अब ये हमारे साथ रहेगी। हाँ क्यों नहीं, इसका अपना घर है, अम्मी बोली। मेरे घर के सब लोग अस्मा से मोहब्बत से पेश आ रहे थे। रात में अम्मी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी। उन्होंने जो मंजर देखा तो उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अस्मा सहन के एक कोने में बैठी एक बहुत ही छोटे बच्चे का खून पी रही थी। ये देखते ही अम्मी के होश उड़ गए। उन्होंने मुझे आवाज़ देनी चाहिए, मगर आवाज़ उनके हलक में फंस गई और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब उन्हें होश आया तो वो गुमसुम थीं, जैसे उनकी कुव्वते गोयाई सल्ब होकर रह गई हो। अब तो आए दिन गांव में से छोटे बच्चे गायब होना शुरू होने लगे। पूरे गांव में सरासीमगी फैल गई थी। अम्मी भी गुमसुम थीं। बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि किसी अल्लाह वाले से राब्ता किया जाए, क्योंकि ये मसला समझ से बाहर है। और फिर मैं अपने पड़ोसी जमाल के साथ एक आमिल साहब के पास पहुंच गया और सारी हकीकत उनके गोश गुजार कर दी। हमारी बातें सुनकर आमिल साहब अपनी आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और मुझे जो बताया उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। वो कहने लगे, बेटा इस बोतल में दम किया हुआ पानी है, इसे घर के चारों तरफ छिड़क देना, ये हिसार का काम करेगा। और ये एक तावीज़ है, इस तावीज़ को अस्मा के गले में डाल देना, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। फिर हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। मैं घर में आया तो देखा कि अस्मा ने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इंसानों का खून पी सकती है। मैंने घर के चारों तरफ आमिल साहब का दिया हुआ पानी छिड़क दिया। रात के 2 बजते ही अस्मा की बेचैनी अरूज पर पहुंच गई। वो सारे घर में चकराने लगी। घर के सारे अफराद गहरी नींद सो रहे थे। फिर वो मेरे पास आई और बोली, अदनान तुमने जो कुछ भी किया है वो अच्छा नहीं किया। अस्मा, जो कुछ तुम कर रही हो क्या वो ठीक है? और जो मेरे साथ हुआ था क्या वो ठीक था? मेरी नज़रें अस्मा पर थीं। मुझे आमिल साहब की हदायत याद आ गई।
میں نے زور زور سے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تو اسما اپنی جگہ مچلتی رہی۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی اور پھر وہ چکراتے ہوئے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ تعویذ کا اس کے گلے میں ڈلنا تھا کہ اسما کے وجود سے شعلے نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اسما بدرو بن چکی تھی اور پھر میں زارو قطار رونے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو مار دیا۔ آج اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور مجھے کتنی اذیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ گاؤں والوں کو خوشخبری دی کہ گاؤں سے اب کوئی بچہ غائب نہیں ہوگا۔ صبح اچانک امی کی بھی قوت گویائی ٹھیک ہو گئی۔ وہ رونے لگیں اور اسما کا پوچھا تو میں نے پوری تفصیل بتا دی، جسے سن کر انہوں نے شکر ادا کیا۔ آج اس بات کو کئی برس گزر گئے ہیں۔ میں ایک کامیاب پروفیسر ہوں، میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 2 بچے ہیں۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، مگر جب بھی اسما کی یاد آتی ہے تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے کہ کاش اسما نے رضوان کی جھوٹی محبت پر اعتبار نہ کیا ہوتا، اس کو حویلی نہ لے کر جاتی اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسما کی بے چین روح کو قرار دے۔